अच्छा, तो हमने ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर समझ लिया था कि क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, कल्चर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या चीज़ें मिला के कल्चर बनाती हैं। फिर हमने कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ राइटर्स की जो है वो देखी थी कि उनके हिसाब से कल्चर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कल्चर किस किस तरह के होते हैं। आज जो आखिरी राइटर रह गए हैं, हॉफस्टीड जो हैं, आज हम उनको देख लेते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में क्या कहते हैं। ये बेसिकली कल्चर की डायमेंशंस बताते हैं और किस किस तरह की वो होती है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ओवरव्यू देख लेते हैं। हॉफस्टीड क्या कह रहे हैं। हॉफस्टीड लुक फॉर नेशनल डिफरेंसेस बिटवीन ओवर 1 लाख ऑफ आईबीएम एम्प्लॉयज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन अटेम्प्ट टू फाइंड एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर दैट माइट इन्फ्लुएंस बिजनेस बिहेवियर। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो कि मल्टीपल कंट्रीज में, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में काम कर रही होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे ज़ाहिर डाइवर्स कल्चर्स के, डाइवर्स बैकग्राउंड्स के लोग काम कर रहे होते हैं। तो उन सब के कल्चर का कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और कंपनी का उन सब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, दोनों में से कौन कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ रही होती हैं। तो थोड़ी सी इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं कि कहते क्या हैं। चार ट्रेड्स इन्होंने बताए कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है नाम से। इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म सिंगुलर पर्सन, एक अकेले इंसान के बारे में, अपने बारे में। कलेक्टिविज्म मतलब मिलजुल के सबका एक दूसरे के साथ आपस में। लुक्स एट द एक्सटेंट टू विच पीपल आर इंटीग्रेटेड इनटू ग्रुप्स। पहली ट्रेड जो है वो कल्चरल डायमेंशन की ये होती है कि वहाँ पे लोग आपस में एक दूसरे के साथ कितना इंटीग्रेटेड हैं, कितना जुड़े हुए हैं, कितना मिले हुए हैं, कितना सिमिलर हैं। Some cultures are more cohesive than others. For example, Anglo-Saxon cultures are generally more individualistic than the collectivist cultures of South America. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ कल्चर्स नेचुरली ऐसे होते हैं, उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है, उनका जो बैकग्राउंड होता है, वो नेचुरली खुद ही ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे में जल्दी घुल मिल जाते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं करते। तो पहली ट्रेड तो ये होती है कल्चर के अंदर कि वहाँ पे लोग आपस में कितना घुल मिल के रहते हैं या कितना एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। क्या वहाँ पे दोस्तियाँ हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप्स इन अ सेंस एक बैड टर्म नहीं, इस सेंस में कि वहाँ पे आपस में लोगों की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। जाहिर है सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के अंदर जाके आपने काम नहीं करना होता, बल्कि जिन लोगों के साथ आप बैठ के काम कर रहे हो तो उनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन, एक बॉन्डिंग, एक सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर वो ऑफ द ऑफिस भी एक अच्छी बॉन्डिंग है तो आप साथ में एक अच्छा, ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव तरीके से काम जो है वो कर रहे होते हो। High individualism indicates that staff expect to be assessed on their own achievements and performance। जहाँ पे इंडिविजुअलिस्ट तरीके से काम किया जा रहा होता है, जहाँ पे लोग अपने आप को अकेले थोड़ा सा दिखा रहे होते हैं, अपने आप में काम कर रहे होते हैं, ज़्यादा टीम वर्क के अंदर नहीं होते, ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल के नहीं कर रहे होते। वहाँ पे वो उनकी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि उनको सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस पे गेज किया जाए, उनकी मॉनिटरिंग उनकी परफॉर्मेंस पे हो, उनकी अप्रेजल जो है वो सिर्फ उनके रिजल्ट के ऊपर हो, ना कि एज अ होल पूरे ग्रुप के, पूरी कंपनी के गोल्स के ऊपर हो। तो इंडिविजुअलिज्म के अंदर जो है वो इस तरह की एक्सपेक्टेशन होती है। लो इंडिविजुअलिज्म या कलेक्टिविज्म के अंदर क्या होता है, स्टाफ एक्सपेक्ट टू बी असेस्ड और ग्रुप बेसिस एंड प्रेफर द ऑर्गेनाइजेशन टू सेट ग्रुप गोल्स। एक कलेक्टिव या कलेक्टिविज्म के अंदर ये होता है कि जो स्टाफ होता है वो ये एक्सपेक्ट करता है और वो ये चाहता है, उसकी ये उम्मीद होती है कि कंपनी ओवरऑल पूरी तरक्की करे, कंपनी के सारे फंक्शन, सारे डोमेन, सारे यूनिट्स तरक्की करें। और कंपनी जब तरक्की करे तो फिर उसके साथ मुझे भी जो है वो तरक्की मिल रही हो। मतलब मुझे मेरे रिवॉर्ड या मेरी असेसमेंट जो है वो कंपनी के ऊपर हो रही होगी कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इस बेसिस पे पूरी कंपनी की जो है वो असेसमेंट जो है वो हो रही होगी। ये हो गया कलेक्टिविज्म। और इंडिविजुअलिज्म में ये हो गया कि इंडिविजुअल्स को उनके अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, खास आज मॉडर्न दौर के अंदर जो असेसमेंट होती है, वैसे ही इस टॉपिक का हिस्सा नहीं, वैसे ही मैं एक जनरल नॉलेज के लिए शेयर करता हूँ आप लोगों से कि मॉडर्न दौर के अंदर, कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता ये है कि आपकी जो अप्रेजल होती है, असेसमेंट होती है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है, वो दोनों चीज़ों का मिक्स होती है कि कंपनी ने क्या परफॉर्म किया और आपने क्या परफॉर्म किया। कुछ शेयर जो है वो कंपनी के रिजल्ट अचीवमेंट का होता है, कुछ आपके होता है, और फिर इन दोनों को मिला के जो है वो आपको जो है वो मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स या बोनसेस या अप्रेजल जो है वो दिए जा रहे होते हैं। फिर आता है सेकंड ट्रेट कल्चर का, जिसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। It deals with the society's tolerance for uncertainty and ambiguity.
अच्छा, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप श्योर ना हो, जिनका आपको पता ना हो कि क्या हो कर सकता है, क्या हो सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, इसी को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस एंड जापान यूज ब्यूरोक्रेसी टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी बिकॉज दे डिसलाइक इट। फ्रांस और जापान कुछ ऐसे कल्चर हैं, दोनों का नाम सुनते ही आपके जहन में सिमिलर टाइप के लोग आ जाएंगे। किस सेंस में सिमिलर? कि उनको अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती, नियर टू परफेक्शन सारी चीज़ें वो करना चाह रहे होते हैं। कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शनिज्म अचीव किया जा सके, गलती की गुंजाइश कम हो, अनसर्टेनिटी कोई ना हो, हर चीज़ जो हम कर रहे हैं सर्टेन रिजल्ट जो है वो उसका गारंटीड हो, या एटलीस्ट उससे करीब करीब तर हो। तो वो क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर नज़र रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर जो है वो पास ऑन कर रहे होते हैं। High UA cultures will not like to act outside their normal job descriptions or roles. They prefer to be directed by management like formal rules and guidelines. High UA index क्या होगी, यानी High Uncertainty Avoidance Index। ऐसी कंपनी या ऐसा कल्चर जहाँ पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस बहुत हाई है, वो जो है वो चाहते हैं कि सब चीज़ें कंफर्म हो, परफेक्ट हो, नियर टू परफेक्शन हो। वहाँ पे ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो फॉर्मली मैनेजमेंट जो है वो ऊपर से आपको डायरेक्ट करती है, ऑर्डर्स आपको सारे ऊपर से आते हैं, आपके पास बहुत कम मार्जिन होता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ नया इनिशिएटिव ले सकें। तो सारी चीज़ें जो है वो टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट से पास ऑन हो रही होती हैं, और आप जो है वो जैसा डायरेक्ट किया जा रहा होता है ऊपर से वो सब चीज़ें कर रहे होते हैं। ये हो गया हाई यूए कल्चर, यानी अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस के अंदर बहुत हाई इंडेक्स है इस कल्चर की। कहने का मकसद आसान उर्दू ज़बान के अंदर ये है कि एक ऐसा कल्चर जहाँ पे गलती की गुंजाइश कम है, जहाँ पे कंपनी चाहती है कि परफेक्ट से परफेक्ट रिजल्ट अचीव किया जा सके, उसको हम हाई यूए कल्चर कहते हैं। यहाँ पे कंपनी के ऊपर वाले मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो नीचे वालों को ऑर्डर देते हैं, और नीचे वाले बस उसी को ही करते हैं। ये एक हाई यूए कल्चर कहलाता है। और एक लो यूए कल्चर ऐसा कल्चर कहलाता है जहाँ पर कंपनी की टॉप और मिडिल मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ के अंदर नहीं बोलती, हर चीज़ का ऑर्डर पास ऑन नहीं करती आपको। बस आपको एक एंड रिजल्ट, एक एंड गोल बता देती है, और फिर आपको एक फ्रीडम या एक कंफर्ट दे देती है कि आप अपनी मर्जी से किस तरह से, ज़ाहिर है कंपनी की बाउंड्रीज में रहते हुए, उसको अचीव करें। तो लो यूए कल्चर एक ऐसा कल्चर हो गया आसान जबान के अंदर, जहाँ पर रिजल्ट्स को ज़्यादा कंट्रोल वो समझते हैं कि हम नहीं कर सकते, तो वो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते। यानी कि वो कहते हैं कि भाई एक बेहतर इंसान एक बेहतर रिजल्ट उसी वक्त अचीव कर सकता है जब वो अपनी मर्जी से, अपने इफेक्टिव, अपनी प्रोफिशिएंट तरीके से काम करेगा, जब उसके सर पे कोई डंडा लेके नहीं खड़ा हुआ होगा। तो लो यूए कल्चर जहाँ पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस लो होती है, जहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्क और इन चीज़ों को नहीं देखा जा रहा होता, वहाँ पर लोग जो है वो थोड़ा फ्रीली होके काम कर रहे होते हैं कि रिजल्ट बस आपको पता है कि हमें ये अचीव करना है, और बाकी फिर आप अपनी एक्सपर्टीज, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर उसको अचीव कर रहे होते हैं। ये अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कहलाता है। इसमें दो होते हैं, लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स और हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स। फिर आता है पावर डिस्टेंस इंडेक्स। पावर डिस्टेंस या पावर कल्चर हमने पीछे भी पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि कंपनी के अंदर पावर जो है वो किसके पास है और किस तरह से। तो यहाँ पर पावर डिस्टेंस इंडेक्स का मतलब ये है कि कंपनी के अंदर कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन कम पावरफुल है। अब पावरफुल से मुराद यहाँ पे अथॉरिटी है कि हम पहले तो एग्जांपल ये वाली देख लेते हैं कि लिखा है कि द एक्सटेंट टू विच द लेस पावरफुल मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस accept and expect the power is distributed unequally. For example, in South American societies, differences in power were tolerated more than North European culture. एक खास लिमिट, एक हद जहाँ तक लोग जो हैं वो एक्सेप्ट कर लें कि बस हमारे पास इतनी ही पावर है, और पावर जो है वो जिस तरह भी डिस्ट्रीब्यूट हुई थी कंपनी में, ये पावर डिस्टेंस इंडेक्स कहलाता है। अब यहाँ पे दो कल्चर्स की एग्जाम्पल दी है। साउथ अमेरिकन जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके ऊपर अगर कोई अथॉरिटी ज़्यादा लेके खड़ा हुआ और उनके पास कम अथॉरिटी है तो वो लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि नॉर्थ यूरोपियन कल्चर जो है वो वहाँ पे ये चीज़ें जो है वो नहीं एक्सेप्ट की जाती। वो लोग जो है वो चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा अथॉरिटी और पावर्स हो। अब इसके अंदर भी दो तरह के कल्चर में डिवाइडेड है, हाई पीडी और लो पीडी। हाई पीडी कल्चर क्या होता है? They expect to answer to powerful manager and do not expect to have any democratic input into decisions that are made. एक हाई पीडी, हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स एक ऐसा कल्चर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का
जहाँ पर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ऊपर से बताया जाएगा कि अब हमें आगे करना क्या है। यानी आप अपनी मर्जी से ज़्यादा कुछ खुद नहीं करते, बल्कि आप जो अपने सुपीरियर्स हैं उनके एक्सपीरियंस और उनकी एक्सपर्टीज़ पे रिलाई करते हो कि वो ज़ाहिर है मुझसे बेहतर चीज़ों को समझते हैं, सब चीज़ें जानते हैं, तो वो हमें बताएं कि अब हमें आगे करना क्या है, हमारे लिए आगे अगला स्टेप क्या होना चाहिए। ये एक हाई पीडी कल्चर कहलाता है, जहाँ पे पावर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, एक के पास बिल्कुल भी पावर ना हो और एक के पास सारी पावर हो, या किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर हो और किसी के पास बहुत कम पावर हो। तो इसको हम कहेंगे हाई पावर डिस्टेंस, यानी पावर में डिस्टेंस बहुत हाई है, किसी के पास बहुत है, किसी के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। तो लो पावर इंडेक्स क्या होगा फिर इसका अपोजिट, जहाँ पे पावर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ना हो, सब में तकरीबन करीब करीब बराबर बराबर पावर ही डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, लो पीडी कल्चर्स एक्सपेक्ट टू बी इन्वॉल्व विद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड वांट लेस डायरेक्ट सुपरविजन बाय मैनेजर्स। ऐसे कल्चर्स वो कल्चर्स होते हैं जहाँ पर आपकी कंपनी के जितने भी लोग होते हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें ये उम्मीद होती है कि हमें भी डिसीजन मेकिंग में कंपनी की सारी चीज़ों के अंदर जो भी किया जाएगा, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे उसमें शामिल किया जाएगा। तो इसमें बेसिकली होता यह है, ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम कल्चर जो कि नेचुरली चीज़ों में इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं, जो कि कोशिश करते हैं कि हमारे हाथ में अथॉरिटी, हमारे हाथ में पावर हो, वो इस कल्चर में फॉल करते हैं, लो पीडी कल्चर में, जहाँ पे पावर का डिस्टेंस बहुत कम हो, सबके पास क्लोज टू इक्वल पावर हो, बराबर ना भी हो तो करीब करीब ही हो। जितनी पावर जो है वो सीनियर मैनेजर के पास है उतनी ही असिस्टेंट मैनेजर के पास भी हो, तो या उससे करीब करीब ही हो, वो भी अपनी मर्जी से कुछ डिसीजन या इनिशिएटिव ले सके। ये जो है वो पावर डिस्टेंस इंडेक्स कहलाता है। फिर उसके बाद आता है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। अच्छा, अब ये जो है वो जेंडर रोल्स के हिसाब से एक कल्चर बनाया हुआ है, नाम बनाया हुआ है बेसिकली। Masculinity, a masculine culture is one where the distinction between the roles and values of the gender is large and the male focus on work, power and success. For example, in Japanese culture, whereas feminine culture is Finland, where the difference between the gender roles is much smaller. For example, ऐसे कल्चर जहाँ पर मैस्कुलिन, फॉर एग्जांपल पावर एंड सक्सेस, यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं इसको कि मैस्कुलिन जो लफ्ज़ है, आज के दौर में तो बहुत चेंज हो गया, लेकिन इसकी जो डिनोशन है या इसको जो हम समझते हैं मैस्कुलिन लफ्ज़ को, हम ऐसे समझते हैं कि मैस्कुलिन वो है जो बहुत पावरफुल है, जिसके पास सक्सेस है, जो बहुत सक्सेसफुल है, वो मैस्कुलिन है। और फेमिनिन जो है वो हम कहते हैं कि ऐसा शख्स जो घर वगैरह भी देख रहा हो और क्वालिटी ऑफ लाइफ और सारी चीज़ें जो है वो कर रहा हो, वो फीमेल और मेल से बेसिकली ये कनेक्टेड है। तो मैस्कुलिन कल्चर्स वो हैं जहाँ पर आपको पावर, फ्यूचर सक्सेस, आपकी इंडिविजुअल सक्सेस, सोसाइटी में एक अच्छा नाम, आपके पास अलग अलग किस्म के कंपनी एसेट्स दे रही हो आपको और सारी चीज़ें, तो ऐसे कल्चर जो है वो मैस्कुलिन कल्चर कहलाते हैं। और जबकि फेमिनिन कल्चर वो कहलाते हैं जहाँ पर कंपनी आपको वर्क लाइफ बैलेंस दे रही हो, आपको जो है वो मोटिवेट कर रही हो कि आप अपने घर पे भी टाइम दें, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो रही हो, और आपको जो है वो कंपनी हर तरह से फैसिलिटेट कर रही हो कि आप जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी के साथ साथ गुजारें। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन का डिफरेंस ऐसे हो गया कि मैस्कुलिन कल्चर वो हैं जहाँ पर कंपनी के अंदर जो लोग हैं और कंपनी भी उन लोगों को फैसिलिटेट करती है, गाड़ी दे के, घर दे के, ज़्यादा पैसे दे के, और सोसाइटी के अंदर एक अच्छा नाम दे के, एक अच्छा जॉब रोल दे के, डेजिग्नेशन दे के। जबकि फेमिनिन कल्चर वो कल्चर्स हैं जहाँ पे कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम भी दे दे, कंपनी आपको टाइम पे जब आप मांगो तो छुट्टियाँ भी दे दे, कंपनी जो है वो आपको आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर करने के लिए अलग अलग किस्म के फ़ायदे और बेनिफिट्स और चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रही हो, वो एक फेमिनिन कल्चर कहलाएगा। तो ये बेसिकली वो चार ट्रेड्स हैं। एडिशनली दो डायमेंशन और बाद में ऐड की गई हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एंड इंटेलिजेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट कहते हैं। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन या शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? सोसाइटीज विद अ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन फोकस ऑन फ्यूचर रिवॉर्ड्स विद अ पर्टिकुलर फोकस ऑन सेविंग, परसिस्टेंस एंड द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। लॉन्ग टर्म जो कल्चर्स होते हैं या लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड जो कल्चर होते हैं, जो आगे फ्यूचर को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, फ्यूचर को ज़्यादा देख रहे होते हैं, उनका सारा फोकस होता है आगे के लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के ऊपर। कि कंपनी मुझे कह रही है कि मैं आपको 3 साल के अंदर गाड़ी दे दूंगा, या मिसाल के तौर पे आपको 5 साल के अंदर हम घर दे देंगे, या फॉर एग्जांपल इस तरह की चीज़ें।
तो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड कल्चर्स ऐसे कल्चर होते हैं जहाँ पे आपका फोकस मेनली होता है फ्यूचर रिवॉर्ड्स पे, बड़े रिवॉर्ड्स पे, आगे की चीज़ों के ऊपर। जबकि शॉर्ट टर्म जो चीज़ें होती हैं, शॉर्ट टर्म कल्चर जो होता है, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड कल्चर जो होता है, वो अभी करंट प्रेजेंट के ऊपर, अभी अभी जो करंटली चीज़ें चल रही हैं या अभी अभी जो गुजरी हैं या गुजर गई, या बहुत ही करीब करीब की जो चीज़ें होती हैं शॉर्ट टर्म, उसके ऊपर फोकस कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, प्रेजेंट कंसर्न, ये सारी चीज़ें। यानी अभी करंट आज के दौर के अंदर मुझे अभी अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मुझे 2 साल में गाड़ी देंगे। मुझे क्या चाहिए कि अभी जो मेरा वर्किंग कंडीशन हो मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे जॉब प्लेस के ऊपर, वो अभी अच्छी होनी चाहिए। यानी शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, कि अभी का प्रेजेंट भी मेरा अच्छा हो, लॉन्ग टर्म में बाद में क्या होने वाला है वो एक बात की बात है। तो ये एक शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड कल्चर है। फिर इंटेलिजेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट। Indulgent societies allow relatively free gratification of basic and natural human drives related to enjoying life and having fun. अच्छा, इंडल्जेंट इंडल्जेंस जो है वो बेसिकली कहलाता है ऐसी सोसाइटी या ऐसी कम्युनिटी जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एंजॉय करती हो लाइफ को, मिलजुल के ज़िंदगी को गुजारती हो। तो इंडल्जेंट एक ऐसा कल्चर है जहाँ पर ज़्यादा फोकस इस बारे में हो कि आप जो है वो थोड़ा सा अपनी लाइफ को, अपने वर्क आवर्स को, इन सब चीज़ों को एंजॉय भी कर रहे हो और उसके अंदर अ, अपना बेटर रिजल्ट अचीव कर पा रहे हो। अब इसके अंदर माइंडसेट की भी बात है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके लोग अगर वर्क प्लेस पे इंजॉय करके काम कर रहे होंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट अचीव कर होंगे, या अगर आपको लगता है कि वो उनको अगर सीरियस बिठाया जाए डंडे के जोर पे या किसी भी तरह से कि सिर्फ काम करना है तो काम ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, तो इस तरह से वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। तो इंटेलिजेंट कल्चर एक ऐसा कल्चर हो गया जहाँ पर इस चीज़ को भी देखा जाता है कि लोग जो है वो अपनी लाइफ को, अपने काम को, अपने टाइम को एंजॉय भी कर रहे हो। जबकि रिस्ट्रेंट जो है वो एक ऐसा कल्चर होता है जहाँ पे बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं, स्ट्रिक्ट, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, सब चीज़ों को अंदर रोकथाम जबकि जारी होती है। ये एक रिस्ट्रेंट कल्चर कहलाता है। तो ये जो है वो बेसिकली कुछ ट्रेड्स इन्होंने हमें बताया हॉफस्टीड ने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के। अच्छा, तो फिर आपने देख लिया कि कल्चर जो है वो किस किस तरह के होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जा रही होती हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, अलग अलग राइटर्स के ओपिनियन भी हमने देख लिए। अब इसके अंदर हमने कुछ कॉमन चीज़ें देखी, कुछ बहुत ही फॉर्मल सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कुछ जो है वो बहुत ही इनफॉर्मल होती हैं, जहाँ पे सब चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं और अपनी मर्जी से चीज़ें आप जो है वो देख रहे होते हो, कर रहे होते हो, अपनी अपने बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस को देखते हुए कि आप कहाँ किस एनवायरनमेंट में बेहतर काम कर पाओगे उस तरह से। और कुछ जो है जो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, बहुत ही फॉर्मल होती हैं। अब ज़रा इन दोनों के फ़र्क देख लेते हैं कि क्या है इनमें फ़र्क और किसके अंदर ज़्यादा फ़ायदे हैं, किसमें नुकसान है, क्या हो रहा होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम देख लेते हैं कि क्या होती है। इनफॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ एक डेफिनेशन दी गई कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, relationship network of relationship that exists within an organization। आपकी कंपनी के अंदर जो आपस में लोगों का रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, वो कितना ज़्यादा फॉर्मल या इनफॉर्मल है। अब इससे जो है वो क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। This network evolves over time and tends to arise through common interests and friendships between members of the staff. These relationships are often across divisions। कंपनी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं, उसके अंदर लोग आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दोस्त यार हैं, दोस्तियां हैं उनकी, किस तरह से वो बात करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं कि वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कल्चर वाइज। An informal organization will be present to some degree within all formal organization। कुछ ना कुछ इनफॉर्मेलिटीज कहीं ना कहीं होती है, कुछ लोग आपके कोलीग्स, आपके अच्छे दोस्त होते हैं, वहाँ पे आप उनके साथ इनफॉर्मल होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ काम करा रहे होते हैं। अगर आप बेशक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन फाइनेंस में कोई ना कोई ऐसा आपका जानने वाला, कोई आपका दोस्त, आपका पुराना कोलीग होगा जिससे जो है वो आपकी थोड़ी सी इनफॉर्मल सी कम्युनिकेशन और बातचीत और सब चीज़ें होंगी। सो इसको ज़रा आप देखते हैं कि इनके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। इनफॉर्मल को सबसे पहले आप देख लेते हैं कि इनफॉर्मल जब ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब अंदर चीज़ें इनफॉर्मल होती हैं, आपस में जो है वो
कोऑर्डिनेशन, बॉन्डिंग, ये सब चीज़ें बेहतर होती हैं, अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे मोटिवेशन लेवल बहुत अच्छा और बहुत हाई होता है लोगों का। कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ अच्छा कर पा रहे होते हैं, कोई फॉर्मलनेस नहीं होती, कोई झिझक नहीं होती, कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती। प्रोविजन ऑफ सोशल कंट्रोल, एक दूसरे के साथ जो है वो आपकी जब बॉन्डिंग अच्छी होती है तो आप जो है वो अपने रिजल्ट से भी और दूसरे के साथ भी जो है वो अचीवमेंट जो है वो अच्छी कर पा रहे होते हो। तो कंपनी जो है वो ओवरऑल ही जो है वो ओवरऑल जो है वो एफिशिएंट ही हो रही होती है। जब इंडिविजुअल्स अपने अपने गोल अचीव कर रहे होते हैं तो फाइनली अल्टीमेटली होता यह है कि कंपनी भी अपने गोल अचीव कर पाती है। तो सोशली आप जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे कंट्रोल के अंदर होते हो, कंपनी जो है वो अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। नुकसान है, इनएफिशिएंट होती है ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी जब इनफॉर्मल होगी तो लोग तो बहुत खुश होंगे, लेकिन कंपनी को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। परफॉर्मेंस या कह लें कि स्ट्रक्चर या डेली बेसिस की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी ना कहीं डिस्टर्ब हो रही होंगी इसकी वजह से। अपोजिशन टू चेंज कैन बी इंटेंसिफाइड। अगर आप कुछ चेंज करने जा रहे हैं या कोई चेंज आ रहा है तो उसके ऊपर जो लोगों का रिजल्ट होगा या उनकी अपोजिशन होगी या जो लोग उसके ऊपर सवाल आपसे करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है, क्योंकि आपस में उन सबकी कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटेंस सूरत हो सकती है। द ग्रेप वाइन इफेक्ट, देयर पोटेंशियली इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ रूमर स्प्रेड थ्रू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेप वाइन इफेक्ट जो है वो कहलाता है कि जब चीज़ें एक चीज़ जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जाए और बिल्कुल ही ख़राब से होके सड़ जाए। जैसे ग्रेप्स होते हैं वो ख़राब होते हैं और बिल्कुल सड़ जाते हैं तो फिर उससे वाइन बनाई जाती है। उसी तरह कंपनी के अंदर बात कुछ होती है, लेकिन वो आगे पहुँचते पहुँचते एक दूसरे से बात होते होते ट्रैवल होते होते एक से सेकंड पर्सन, फिर सेकंड से थर्ड और फिर फोर्थ फिफ्थ तक जाते जाते वो बात कुछ और बन जाती है और इतने ज़्यादा रूमर्स और फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैल रही होती है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सारे जो है वो मसले जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ जो है वो लेके आ रही होती है। अच्छा, अब देखें, कुछ हमने फ़ायदे भी देखे, कुछ नुकसान भी देखे। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से इनफॉर्मल हो या पूरी तरह से फॉर्मल हो। हर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ हद तक इनफॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ लोगों में अच्छी बॉन्डिंग ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें इस तरह की होती हैं जिससे हम कहते हैं कि ये इनफॉर्मल है। और इनफॉर्मल जगहों पे भी कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज़, कुछ ना कुछ फॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ज़रूर हो ही रही होती हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी भी हैं और बिजनेस को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, इन्हेंस भी कर सकती हैं, बेहतर भी कर सकती हैं, एंड ऑल्सो कैन होल्ड बैक द बिजनेस, यानी बिजनेस को पीछे भी ले जा सकती हैं, रोक भी सकती हैं, बिजनेस के लिए जो है वो रुकावट भी बन सकती है। मैनेजर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स एंड श्योर दैट दे। तो क्या करना होता है मैनेजर्स को अपने इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, अपनी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये करना होता है, अडॉप्ट द फॉर्मल स्ट्रक्चर टू कॉम्प्लीमेंट द इनफॉर्मल वन। जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस रखें किसी तरह फॉर्मल के साथ। कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज, कुछ ना कुछ फॉर्मल पार्ट जरूर होना चाहिए ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस आउट हो सकें। इनफॉर्मल हैं कुछ चीज़ें तो कुछ ना कुछ फॉर्मल भी ज़रूर, उनको बीच में कुछ ना कुछ ऐसा रखना ज़रूरी होता है। मेंटेन अ लूजर फॉर्मल स्ट्रक्चर सो दैट द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कैन थ्राइव। बिल्कुल ही इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को दबा भी ना दें। अपना जो फॉर्मल स्ट्रक्चर आप ला रहे हैं, अपनी जो थोड़ी सी फॉर्मल चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको थोड़ा लूज ही रखें, बहुत ज़्यादा दबाव में ना लाएं लोगों को कि ऐसा ना हो कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। हमें उसके जो फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, वो तो पूरे उठाने हैं, उनका फ़ायदा तो उठाना है। सिर्फ हमें उनके जो डिसएडवांटेजेस हैं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के, उनका असर कम करना है। तो बिल्कुल ही फॉर्मल स्ट्रक्चर को मुसल्लत ना कर दें, बल्कि सिर्फ इतना फॉर्मल स्ट्रक्चर लेकर आए थोड़ा सा लूज सा, ताकि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के जो नुकसान हैं उनको टेकअप किया जा सके, उनको खाली जो है वो उनको देखा जा सके, उनसे जो है वो बचा जा सके। एट द वेरी लीस्ट टेक अकाउंट ऑफ द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इन डिसीजन मेकिंग। या कम से कम आखिरी हद ये है कि आप आखिर में ये कर लें कि कंपनी का जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है या जो इनफॉर्मल सारी चीज़ें कंपनी में मौजूद हैं उनको जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर शामिल करना शुरू करें, ताकि उनके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें आना शुरू हों कि वो कंपनी के
फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ इंट्रोड्यूस हों, वो कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग में शामिल हों और वो थोड़ा सा अपने आप को कंपनी के ओनरशिप के अंदर एक्सेप्ट करना शुरू करें, ढालना शुरू करें और ये समझें कि अब हम डिसीजन मेकर हैं कंपनी के अंदर, एक अच्छे उसके ऊपर है, तो हमें थोड़ा सा फॉर्मल लोगों के अंदर होना ही पड़ेगा हर सूरत के अंदर। तो ये चैप्टर 3 जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये कुछ रीडिंग मटेरियल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का है, इनफॉर्मल कल्चर का है, इसको भी चलें देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हैज स्प्लिट इटसेल्फ इनटू टू इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड आउटपुट इज इन डिक्लाइन, द डिक्लाइनिंग आउटपुट कुड हैव नथिंग टू डू विद द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बट ड्यू टू लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द होल डिवीजन ड्यू टू अपोजिंग ग्रुप्स। अगर कंपनी ने अपने आप को दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है तो इसका ताल्लुक फॉर्मल या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से नहीं है, बल्कि उन दोनों की आपस में इंटीग्रेशन से, कि वो दोनों आपस में मिलजुल के काम करते हैं या नहीं करते। तो आपने जो है वो रादर देन चेंजिंग द फॉर्मल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट कुड फॉर एग्जांपल मिक्स मेंबर्स ऑफ द टू colleagues ऑन ट्रेनिंग कोर्सेज एंड सो ट्राई टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने बेसिकली करना ही है, ना तो फॉर्मल को दबा देना है ना इनफॉर्मल को दबा देना है। बेसिकली आपने उन आपस में उन दोनों फंक्शंस को, डिविजन्स को, डिपार्टमेंट्स को, लोगों को करना ये है कि आपस में उनको इंटीग्रेट कराना है, उनको आपस में मिलाना है, कोई ऐसी ट्रेनिंग्स करवाएं जिसमें वो लोग एक दूसरे से घुल मिल सकें, एक दूसरे को जाने पहचाने, एक दूसरे को समझें, ताकि कंपनी का जो ओवरऑल कल्चर है, जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। ये जो आपका आउटपुट डिक्लाइन हो रहा था उसकी एक वजह ये भी होती है कि आपस में एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग और एक दूसरे के साथ उस तरह की अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन नहीं होती। तो बेसिकली आपने उसको ठीक करना है, ना कि कंपनी के इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को जो है वो छेड़ना है या ख़त्म करना है बिल्कुल। तो ये बेसिकली पूरा इस चैप्टर का समरी है कि आपने जो है वो यहाँ पे क्या क्या देखा कि कल्चर जो है वो किन चीज़ों को मिला के बन रहा होता है। सबसे पहले कल्चर के कंपोनेंट्स, फिर कल्चर किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, क्या क्या चीज़ें कल्चर में कंट्रीब्यूट करती हैं, शामिल हैं, और फिर हमने कुछ राइटर्स के ओपिनियंस देखे कि वो कल्चर के बारे में क्या कहते हैं, कि कल्चर किस किस तरह का होता है, क्या क्या फैक्टर्स कल्चर में शामिल होते हैं। तो ये जो है वो आपका चैप्टर 3 था और ये हमारा चैप्टर 3 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो चैप्टर 4 को फिर हम अगली क्लास में फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं।